जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BHIC यानी इतिहास 133 के एक नए क्वेश्चन के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है, एक क्वेश्चन सीरीज़ हमने चलाई हुई है जिसमें एक क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था का उल्लेख करो। मुगल कालीन भू राजस्व प्रणाली को दो भागों में बांटा गया था उस टाइम। ठीक है, केंद्रीय आय के स्रोत और स्थानीय आय के स्रोत। भूमि कर के बंटवारे को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए मुगल कालीन जो भूमि थी उसे भी तीन भागों में बांटा गया था। खालिसा भूमि वो भूमि होती थी जो शाही भूमि होती थी। इस भूमि से प्राप्त जो आय होती थी वो सीधे शाही खजाने में जाती थी। जागीर भूमि राज्य के मुख्य सरदारों या व्यक्तियों को उनके वेतन के एवज में जो ज़मीन दी जाती थी उसको जागीर भूमि कहते थे, और उस पर उनका वसूल करने का यानी कर वसूल करने का अधिकार होता था, सिर्फ प्रशासनिक अधिकार नहीं होता था। सयुरगल या मदद माश भूमि को अनुदान के रूप में विद्वानों व धार्मिक व्यक्तियों को दिया जाता था, जिन पर अनुदान ग्राही का वंशानुगत अधिकार होता था, और यद्यपि ये भूमि अधिकतर अनुत्पादक होती थी। चलिए, प्रारंभ में अकबर ने शेरशाह द्वारा अपनाई गई जाब्ती प्रणाली को अपनाया, जिसमें राय के आधार पर भूमि उत्पादन 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था। किंतु जाब्ती हरसाला जिसे कहा जाता था, प्रणाली के अत्यंत महंगी एवं दोषपूर्ण होने के कारण 1568 में शहाबुद्दीन अहमद की सिफारिश पर इसे समाप्त कर इसके स्थान पर नस्क अथवा कनकूत व्यवस्था को शुरू किया गया था। मुगलों के समय में प्रचलित विभिन्न जो भू राजस्व प्रणाली हैं उन्हें हम यहाँ देखने वाले हैं। जाब्ती दहसाला जिसके हमने अभी ऊपर डिस्कस किया उसकी डिटेल देख लेते हैं। जाब्ती प्रणाली भूमि की पैमाइश व गल्ले की किस्म पर आधारित थी। प्रणाली जो है बिहार, इलाहाबाद, मालवा, अवध, आगरा, दिल्ली, लाहौर तथा मुल्तान में लागू थी। गुजरात विजय के बाद अकबर ने व्यक्तिगत रूप से भू राजस्व पर विशेष ध्यान दिया। फलस्वरूप क्या हुआ कि 1573 में बंगाल, बिहार और गुजरात को छोड़कर बाकी पूरे भारत में करोड़ी नामक अधिकारियों को नियुक्त किया गया। करोड़ी लगभग 182 थी इनकी संख्या। उनको करोड़ी क्यों कहा जाता था? क्योंकि उनको जो एक वो दिया गया था, एक लिमिट दी गई थी कि आप 1 करोड़ लगभग 1 करोड़ जो है कर 1 करोड़ का कर जो है आप इकट्ठा करोगे। ठीक है, अकबर ने हाँ करोड़ी का ये देखिए यहाँ पर करोड़ी का मुख्य कार्य क्या होता था, 1 करोड़ दाम राजस्व के रूप में इकट्ठा करना। अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष में आईने दहसाला नामक एक नई कर प्रणाली को शुरू किया, मुगलकालीन लगान व्यवस्था को स्थायी रूप प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो आईने दहसाला को बाद में व्यवस्थित किया गया। इस प्रणाली के अंतर्गत क्या था कि अदायगी नगद रूप से करनी पड़ती थी। दहसाला प्रणाली में यद्यपि कर का निर्धारण पिछले 10 साल के उत्पादन और प्रचलित मूल्यों के आधार पर किया जाता था, लेकिन उसका 1/10 भाग हर साल वसूला जाता था, जिसे माले हरसाला कहा जाता था। हरसाली जो दहसाला प्रणाली थी उसके द्वारा जो कर इकट्ठा किया जाता था उसे माले हरसाला कहा जाता था। दहसाला प्रणाली पर हर संपूर्ण राज्य में लागू नहीं हो सकती थी, क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं राज्यों में थी जिन क्षेत्रों में प्रचलित और जाब्ती प्रणाली प्रचलित थी। ठीक है, आईना दहसाली प्रणाली एक प्रकार की रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। उसी तरीके से जो रैयतवाड़ी व्यवस्था जिसे हमने पढ़ा है उसी के बारे में उसी की तरह बिल्कुल ये थी, जिसमें क्या होता है रैयतों को जो है निर्धारित या नियुक्त किया जाता था। ठीक है, क्योंकि इसमें सीधे कृषक की प्रतिवर्ष लगान देने के लिए उत्तरदायी नहीं होता था। कृषक जो है लगान देने के लिए उत्तरदायी नहीं होता था। लगान जो है रैयतों से लिया जाता था और रैयत जो है किसानों से लेते थे। इस आईने दहसाला प्रणाली को दक्षिण भारत में शाहजहाँ के शासनकाल में मुर्शिद कुली खां ने लागू किया था। इस बंदोबस्त के तहत खालिसा और जागीर दोनों प्रकार की भूमियों को लिया गया था। हमने जिसे ऊपर तीन प्रकार की भूमि जानी थी, उनमें से 2 प्रकार की भूमियों को इस जो है कर प्रणाली के अंतर्गत लिया गया था। भू राजस्व गल्ला बख्शी प्रणाली ये एक और नई प्रणाली है। मुगल काल में कर निर्धारण की अन्य प्रणालियों में सबसे पुरानी और प्रचलित जो प्रणाली थी वो बटाई अथवा गल्ला बख्शी थी। इसे भाओली भी कहा जाता था। इस प्रणाली के अंतर्गत इसके अंतर्गत क्या था, फसल का किसान और राज्य के बीच एक निश्चित अनुपात में बंटवारा किया जाता था, और इसमें जो उपज थी उसके 1/3 भाग पर राज्य का अधिकार होता था। इस प्रणाली में राजस्व निर्धारण 3 तरह से होता था।
खेत बटाई, जिसमें फसल तैयार होने के बाद खेत को बांट लिया जाता था। लंक बटाई, जिसमें गट्ठर बांध दिए जाते थे फसल काटने के बाद और उसको फिर बांट लिया जाता था। राशि बटाई क्या होता था, अनाज जब तैयार हो जाता था तो उसकी जो है राशि को बांट लिया जाता था। बटाई प्रणाली सिंधु काबुल के कुछ भाग कंधार और कश्मीर में प्रचलित थी। ठीक है, नस्क प्रणाली, यहाँ पर अगली प्रणाली देख लेते हैं। आधुनिक इतिहासकारों का मत है कि नस्क अथवा कनकूत कर निर्धारित की कोई विशिष्ट प्रणाली नहीं थी, ये सिर्फ एक लेखा जोखा था, कृषि का लेखा जोखा। कनकूत प्रणाली बटाई का संशोधित रूप थी, इसे दानाबंदी भी कहा जाता था। नस्क या कनकूत व्यवस्था में पिछले वर्षों की जो पैदावार थी और भुगतान का अंदाज़ा लगाकर कच्चा अनुमान, एक तरीके से एक अनुमान लगाया जाता था, एक एवरेज अनुमान लगाया जाता था और ज़मींदारों या भूस्वामियों से लगान की व्यवस्था की जाती थी। यह एक तरह से ठेकेदारी व्यवस्था थी। ठीक है, रैयतवाड़ी वही तरीके से। भू राजस्व निर्धारण के लिए अकबर ने भूमि का भी 4 तरीके से वर्गीकरण किया, जिसे पोलाज थी, जिसमें हर वर्ष खेती होती थी। प्रति भूमि होती थी, जिसे एक या एक से अधिक साल के लिए जो है छोड़ दिया जाता था। एक साल के लिए जब भूमि पर बुआई न करके उसे फिर से उर्वरता प्राप्त करने के लिए जो है बिना बोए छोड़ दिया जाता, तो उसे प्रति कहते थे। चाचर, जिसे 3 से 4 साल के लिए बिना बोए छोड़ दिया जाता था। और बंजर भूमि, जो 4 से 5 साल से या उससे ज़्यादा समय तक जो है बिना बोए जिसे छोड़ दिया जाता था, उसे बंजर भूमि कहते थे। तो 4 तरीके से भूमि का वर्गीकरण किया गया था अकबर के समय में। काश्तकर खेती में प्रयुक्त भूमि पर ही लगाया जाता था। क्षेत्रफल की इकाई जो है बीघा थी, यानी क्षेत्रफल को उस टाइम किस में नापा जाता था, बीघा में नापा जाता था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसे आप अपने अगर एग्जाम में लिखोगे, अपने क्वेश्चन में लिखोगे तो एक इफेक्टिव आंसर बनेगा। एक आंसर अगर में लिखो, इसे आंसर में लिखोगे सॉरी। अकबर ने, इसे हम जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टाइम कम है और जो है मुझे आपको 8 से 10 मिनट में एक क्वेश्चन कराना है, तो इसलिए थोड़ा स्पीड में हो रहा है, उसकी प्रॉब्लम मत कीजिएगा। अकबर ने सूर्य की गणना पर आधारित जो है इलाही संवत चलाया, जिसे फसली संवत भी कहते थे। अकबर ने भूमि की पैमाइश के लिए अपने जो है सिकंदरी गज की जगह इलाही गज को अपना लिया था। फिर बाद में पहले सिकंदरी गज का इस्तेमाल होता था, जो लगभग 39 इंच या 32 इंच का होता था, 32 इंच का। उसके बाद फिर इलाही गज का आविष्कार किया गया या अपनाया गया इलाही गज को, जिसमें 41 इंच लगभग इंगुल या 33 और 1/2 इंच का जो होता था सिकंदरी गज का पहले इस्तेमाल होता था, बाद में इलाही गज का। मुगलकालीन भूराजस्व के अन्य स्रोत इस तरीके से थे। मुगल काल में भूराजस्व खिराज के अतिरिक्त भी अनेक धार्मिक भूराजस्व, सामाजिक स्थानीय कर लिए जाते थे, जैसे जजिया कर हुआ, ठीक है, जकात कर हुआ। बाबर हुमायूं ने हिंदुओं से लिया था। जकात कर मुसलमानों से लिया जाता था, जजिया कर हिंदू से लिया जाता था। भारत में इस्लाम के आगमन के बाद से ही हिंदू से जजिया कर लिया जाता था। ना जजन सामान्यतः ब्राह्मणों, साधु सन्यासियों, अनाथों, स्त्रियों से नहीं लिया जाता था, लेकिन फिरोज तुगलक उनके समय इनसे भी लिया गया था। मुगल शासकों में बाबर तथा हुमायूं ने भी हिंदुओं से जजिया कर वसूल किया, किंतु 1664 में अकबर ने इसे बंद कर दिया था। और फिर औरंगज़ेब ने अपनी धार्मिक सहिष्णुता की नीति के चलते फिर इसे 1679 में दोबारा लागू किया। 1713 में फ़र्रुखशाह ने इसे दोबारा समाप्त कर दिया। ठीक है, तो कुछ शासकों ने इसे चलाया, कुछ शासकों ने नहीं चलाया। फ़र्रुखशाह और अकबर ने इसको ख़त्म कर दिया था, लेकिन औरंगज़ेब या इससे पहले, अकबर से पहले के जो शासक थे, उन्होंने इसको लागू किए रखा। जज़े का निर्धारण 3 श्रेणियों में किया जाता था। ये आय के आधार पर किया जाता था। 10,000 दिरहम से ज़्यादा संपत्ति वालों को 48 दिरहम देने होते थे जज़े कर के रूप में। 200 दिरहम से 10,000 दिरहम के बीच में जिनकी संपत्ति होती थी उन्हें 24 दिरहम, और 200 दिरहम से जिनकी कम संपत्ति 200 दिरहम से जिनकी कम संपत्ति होती थी उन्हें सिर्फ 12 दिरहम देने होते थे जज़े कर के रूप में। अकबर ने अपने शासनकाल में जिन करों को बंद किया था उनमें जकात भी था। जज़े के साथ उसने जकात को भी ख़त्म किया था, किंतु राजसी मनाही होने के बावजूद किसी न किसी रूप में लिया जाता रहा। फिर औरंगज़ेब को इस कर को न लेने की पुनः मनाही करनी पड़ी। खुम्स मुल्क युद्ध में जो लूटा हुआ माल था उसको जो है 1/3 उस पर 1/5 भाग राज्य का होता था और 4/5वां भाग सैनिकों का होता था। मुगल काल में ऐसा नहीं था, क्योंकि मुगल काल में जो सैनिक होते थे वो सैलरी बेस्ड होते थे, तो इसलिए जो उस पर अधिकार था, लूट का माल था, उस पर अधिकार राज्य का होता था। ठीक है,
मुग़ल सम्राटों को अधीनस्थ राजाओं तथा मनसबदारों द्वारा समय समय पर जो पेशकश या नज़र प्राप्त होती थी उससे भी राज्य की जो वो था आय उसमें वृद्धि होती थी। ठीक है। और इसी तरीके से है मुग़ल काल में रिस वारिस विहीन अमीर की संपत्ति को राजगमीता कानून द्वारा बैतुल माल यानी शाही ख़जाने में जमा कर लिया जाता था। अकबर ने विवाहों की रजिस्ट्री प्रथा चलाई जिसके लिए शुल्क लगता था। रजिस्ट्री के लिए जो विवाह होते थे उसकी रजिस्ट्री होती थी और रजिस्ट्री में पैसा लगता था, इसलिए एक यह भी व्यवस्था चलाई गई। जहांगीर ने अपने शासनकाल में तगमा नामक कर को समाप्त कर दिया था। तो ये सभी कर थे जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं अकबर के काल के। मुग़ल काल के जो इम्पोर्टेंट कर वसूली के जो प्रणाली हैं उनको हमने जाना। तो ये पूरा क्वेश्चन आज हमारा कंप्लीट होता है ये वाला, और अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आपको ये PDF चाहिए तो नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा मेरा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप इसको या इससे संबंधित अन्य PDF को भी डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।